ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आज जो बोर्ड का पेपर हुआ है मैथमेटिक्स का, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। पेपर जो था वो मीडियम लेवल का था, ना ज़्यादा आसान था ना ज़्यादा कठिन था। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने नंबर आ रहे हैं। सेक्शन ए लेते हैं। इसमें पहले प्रश्न 18 प्रश्न पूछे गए थे जो MCQ प्रकार के थे। पहला प्रश्न है, पहले का पहला है 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। तो 400 के पहले अभाज्य गुणनखंड करने थे आपको। 400 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे 200 बार, फिर 2 का भाग देंगे 100 बार, 2 का भाग देंगे 50 बार, 2 का भाग जाएगा 25 बार, 25 में फिर 5 का भाग जाएगा 5 बार और 5 का भाग जाएगा 1 बार। इनकी घातों का योगफल निकालना था। 2 कितनी बार है? 1 2 3 और 4। 4 घात 2 की होगी और 5 की घात 2 होगी, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर स। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस के का 1/3 है तो k का मान बताइए। तो आपको इसमें x का मान 3 रखना था। 2 3 का स्क्वायर x से 3 रखना था, प्लस 3 प्लस k बराबर में 0। इसको सॉल्व करेंगे k का मान आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का 2 से गुणा करेंगे 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, प्लस का 21 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 21। तो k का मान माइनस का 21 आएगा। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यदि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x है और दाई का अंक y है तो वह संख्या है। दो अंकों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 10 गुणा दाई अंक प्लस इकाई अंक। तो 10 दाई अंक क्या है यहाँ पे? 10 दाई अंक है y, तो y से गुणा हो जाएगा, प्लस इकाई अंक क्या है? x है। तो इसका उत्तर है 10y प्लस x। तो सही आंसर है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC और DEF समरूप है। दो त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DE और F। ये समरूप है। समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। AB दी हुई 10 और DE दी हुई है 8, ठीक है। और BC और EF का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो AB बटा DE बराबर होगा BC बटा EF के। और ये भी कितना है? 10 और ये कितना है? 8 है डी। और हमें BC अपॉन EF का ही तो पूछा है। इसको काट देंगे तो 2 के पार्ट से काटेंगे तो 5 और 4। तो अनुपात के रूप में इसका आंसर आ जाएगा 5:4। तो सही उत्तर है इसका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु 0,0 से बिंदु -3,4 की दूरी ज्ञात करनी। तो दूरी का सूत्र होता है रूट -3 में से 0 गया -3, -3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 में से 0 गया 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 और 9 कितने हो गए? 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। कॉसेक 45 का मान होता है √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 45, कॉट 45 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 2 में से ये गया 1। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई और खंभे की ऊंचाई, परछाई जो है खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये मान लीजिए खंभा है, ये भी x है और ये भी क्या है? x है। और यहाँ पे कोण 90 डिग्री का होता है, ये हमें थीटा निकालना है। तो tan थीटा फार्मूला लगाएंगे, लंब बटा आधार, लंब है x और आधार भी है x, x बटा x कट जाएगा, 1 आएगा। और 1 जो होता है वो tan में कितने डिग्री का मान होता है? 45 डिग्री का। तो थीटा का मान आ गया 45। तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन। एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्शिका की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और तथा P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो ये एक वृत्त है मान लीजिए, और यहाँ से एक स्पर्शिका खींची गई, ये वृत्त का केंद्र है। बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका की लंबाई 24 है। तो ये P से स्पर्शिका की लंबाई है, PQ कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। और P की केंद्र से दूरी OP ये हमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात करनी थी वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या OQ ज्ञात करनी थी। यहाँ पे पता है त्रिज्या स्पर्शिका पे लंबवत होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 25 है, ये 24 है, तो ये कितनी आएगी? 7 आएगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हुआ वो बताना है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, सूत्र होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। 1/4 का 1/4, पाई का मान 22/7 और गुणा आर का मान है 7 × 7।
और 7 से 7 कट गया, 2 का इसमें 2 बार, 2 का इसमें 11 बार, 11 इंटू 7 हो जाएगा 77 बटे में 2, 77 में 2 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। यदि एक शंकु की त्रिज्या जो है, त्रिज्या मतलब आर का मान कितना है 14 है, और त्रिज्या ऊंचाई मतलब एल का मान कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और एल का मान है 10। 7 के बारे से काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 22 का 2 से गुणा करेंगे 44, और पीछे 10 से गुणा करेंगे तो 0, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती है और 1 से ज़्यादा नहीं होती है। तो 2/3 हो सकती है, 3/2 का मान होता है 1.5, तो ये 1 से ज़्यादा हो गई। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यदि दो परिमेय संख्याओं के HCF और बराबर है LCM के तो संख्याएं हमेशा होनी चाहिए। ये अच्छा प्रश्न था। तो अगर दो संख्याएं हैं परिमेय संख्या, उनका HCF और LCM बराबर है तो वो संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है ब ऑप्शन। यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल, शून्यकों का योग मतलब अल्फा बीटा दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 है, और x प्लस अल्फा बीटा कितना है 6 है। तो x² माइनस 5x प्लस 6 इसका उत्तर है हमारा। तो x² माइनस 5x प्लस 6, तो इसका ऑप्शन नंबर है डी, इसका सही उत्तर है। के किस मान के लिए समीकरण जो युग्म है इनका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं कब होता है? जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, परंतु बराबर नहीं होता है c1/c2 के। a1 का मान है 1, a2 का मान है 2, बराबर b1 का मान है 1 और b2 का मान है k। वजन गुणा करेंगे तो k बराबर कितना आएगा 2। तो इसका सही उत्तर है ब ऑप्शन। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में ये सब दिया हुआ, हमें बताना था EF का मान। तो इस प्रश्न में जो है एक ये लिखना था कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो ये समरूप नहीं है, समरूप लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ये प्रश्न शायद डिलीट भी हो सकता है। ठीक है ना? तो इसको आप अच्छे से देख लेना, समरूप लिखा हुआ होना चाहिए था, तभी ये प्रश्न होगा। कोण A और D बराबर है, AB जो है 2 सेंटीमीटर है, D 3 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप होंगे तभी EF का मान निकलेगा। तो समरूप कब होंगे? जब इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। AB/DE बराबर होगा BC/EF और बराबर होगा AC/DF। अब AB हमारे पास में 2 है, DE 3 है, BC 3 है, EF हमें ज्ञात करनी है, और AC कितनी 4 है और ये कितनी है 6 है। तो इनको भी अगर कम काटते हैं तो अनुपात कितना आता है? 2/3 आता है। मतलब सबके अनुपात क्या है? बराबर है। तो पहले और दूसरे को बराबर रख देते हैं। EF का 2 से गुणा करेंगे 2 EF आएगा, 3 का 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा। अब 2 गुणा में है, चला जाएगा भाग में, और 9 में 2 का भाग लगाएंगे तो EF बराबर आ गया 4.5 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन। प्रश्न डिलीट भी हो सकता है क्योंकि समरूप लिखा हुआ नहीं है, या फिर समरूप अपन इसको सिद्ध भी कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं है क्योंकि समरूप हो गया। देखो ये यहाँ पे कोण भुजा SAS नियम से क्या हो गया? ये समरूप हो गया है। तो ये प्रश्न डिलीट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे समरूप है पहले से, है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो इसका अनुपात बराबर है, बीच में कोण आ गया, और इस भुजा का इस भुजा का अनुपात क्या है? बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, इसलिए इनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर। तो ये भी अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो ये सारे ऑप्शन आपको रखने थे, इसमें 0 रखेंगे तो दोनों मान क्या आएंगे? बराबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। cos a बराबर 12/13 है, तो sin a का मान निकालना था। तो sin a जो होगा वो बराबर होगा 1 माइनस cos स्क्वायर a का रूट 1 माइनस cos a का मान है 12/13, 12/13 का वर्ग करेंगे तो 144/169। अब लसब लेंगे तो लसब आएगा 169, 169 में से 144 घटाएंगे तो घटाने पे ऊपर आएगा 25, नीचे 169 है ही, इनका रूट निकालना है। तो 25 का 5 हो जाएगा, 169 का हो जाएगा 13।
तो इसका सही उत्तर है 5/13। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण है। तो घड़ी की मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 6 डिग्री बनाती है। 5 मिनट में पूछा तो 5 से गुणा कर दीजिए। 6 × 5 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से कुल 18 सवाल थे। 1-2 सवाल इसमें अच्छे से, बाकी सब आसान सवाल थे। अगला प्रश्न है दूसरा। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। खाली जगह भरनी थी आपको। पहला सवाल है 18 ए और 10 समांतर श्रेणी में है तो ए का मान बताइए। ये समांतर श्रेणी में, इसका मतलब डी बराबर होगा। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, ये डी है। और तीसरे पद में से भी दूसरा पद घटाना है, ये भी क्या है? समांतर श्रेणी में है। ये डी है दोनों में। अब -a को इधर लेके आएंगे तो a + a हो जाएगा। और 10 माइनस का 18 उधर चला जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। तो a और a कितना हो गया? 2a। और 10 और 18 कितना हो गया? 28। तो a बराबर हो जाएगा 14। तो आपको यहाँ खाली जगह में लिखना था 14। अगला प्रश्न लेते हैं। बिंदु P और Q के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताने थे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, इनके दोनों x निर्देशांक जोड़ दीजिए। तो 7 + 3/2। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। 10 का आधा हो जाएगा 5। इसी प्रकार -3 + 9 y निर्देशांक जोड़ने थे, /2। 9 में से 3 गया 6, 6 में 2 का भाग है 3। तो इसका आंसर आपको लिखना था 5,3। मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? 5,3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस पूरे का मान बताना था। sin 60 cosec 60 प्लस cos 30 और sec 30 का मान होगा। तो साइन और cosec आपको पता है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यहाँ थीटा सेम है ना, sin थीटा और cosec थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसका मान भी 1 होगा और इसका मान भी क्या होगा? 1। 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो खाली जगह में आपको लिखना था 2। अगला प्रश्न है, एक ठोस अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर। देखो व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 7। त्रिज्या जो है वो है 7 होगी। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोले की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3πr²। तो 3 का 3, पाई का मान रखेंगे 22/7, r², r का मान है 7 × 7। 7 से 7 कट गया, 22 × 66 × 7। 7 संग 42, हासिल का 4, 42 और 4 46। तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पे खाली जगह में आपको पढ़ना था 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, बंटन का बहुलक बताना। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आई हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आई हुई है वो है 4। 4 जो है 3 बार है, और कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो 3 बार से ज़्यादा है। तो इसका बहुलक है 4। छठा प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न था। किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 है तो है, यदि ऊपरी वर्ग सीमा 24 है तो निचली वर्ग सीमा क्या होगी? तो वर्ग चिन्ह का जो सूत्र होता है, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो वर्ग चिन्ह दिया हुआ है 17, ऊपरी सीमा 24 प्लस निम्न सीमा पता नहीं x मान लेते हैं, और बटे में 2। तो 17 का 2 से वज्र गुणा हो जाएगा, 17 दूनी 34 बराबर 24 + x। अब x का मान निकालना है तो 34 - 24, x बराबर आएगा 34 में से 24 गए 10। तो यहाँ पे खाली जगह में आपको लिखना था 10। तो ये थे दूसरे प्रश्न में 6 खाली जगह है। ये 1-2 प्रश्न अच्छे थे इसमें, बाकी सब आसान थे प्रश्न। अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या 3, जिसमें टोटल 12 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न जो है 1-1 नंबर के पूछे गए थे। तीसरे का पहला लेते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है तथा चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है तो उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास में त्रिज्या दी हुई है। त्रिज्या मतलब किसका मान? r का। तो r बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब हमें चाप की लंबाई भी दी हुई है। चाप की लंबाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर। अब चाप की लंबाई दी हुई है तो चाप की लंबाई का क्या लगाएंगे? फार्मूला लगाएंगे। चाप की लंबाई का फार्मूला होता है πr बटा 180, और बराबर में कितना लिखेंगे? 22। अब हमें इसमें बताना है थीटा का मान। तो पाई का मान लिख देते हैं 22/7 गुणा में r का मान कितना है? 14।
थीटा पता नहीं है, बटे में 180 और बराबर में 22। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, काटापिटी कर देते हैं। तो थीटा को यहीं रख देते, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। 22 उधर है, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी 7 गुणा 180 और ऊपर वाली संख्या इसके नीचे आ जाएगी 22 गुणा 14। अब देखिए काटापिटी करते हैं, 22 से 22 तो सीधे कट गए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 2 के बारे से कटेगा एक बार और ये 180 कटेगा 90 बार। तो थीटा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। तो अतः केंद्र पर अंतरित कोण कितना है 90 डिग्री है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसके एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक फलक जो होता है वो घन का क्या होता है, वर्गाकार होता है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र पूछा है, तो पहले हमें घन की भुजा निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हमारे पास में है 864 वर्ग सेंटीमीटर। अब घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a² बराबर में 864। ए स्क्वायर यहीं रहेगा, 8 जो है 6 जो है वो आ जाएगा बटे में। अब 6 का भाग देना है इसमें, 6 का भाग जाएगा पहले एक बार, फिर जाएगा इसमें भाग लगा के देख लेते हैं। 6 एकम 6, पीछे बचा 2, 624, पीछे बचा 2 और फिर 624, 144 आ गया। अभी इसको स्क्वायर उधर जाके बन जाएगा रूट। 144 का रूट जो होता है वो होता है 12। तो हमारे पास में जो भुजा है वो आ गई 12 सेंटीमीटर। अब इसके एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो यहाँ लिखेंगे एक फलक का क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल। अब ये 1 नंबर में प्रश्न पूछा गया तो थोड़ा सा कठिन पूछ लिया, देखो डबल काम करना पड़ रहा है। तो पेपर सेटर जो है, कुछ प्रश्न जो है नंबर कम है, देखो इसका 1 नंबर का ये हो, इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर आप यहाँ सीधा ही लिख सकते थे ए स्क्वायर बराबर 144 है, तो एक फलक का क्षेत्रफल 144 आ गया, वो भी सही है। अगला प्रश्न है, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। इसका हमें माध्यक ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये प्रश्न भी नया है क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है हमारे बुक में नहीं है। x फिर f, फिर यहाँ पे हम निकालेंगे CF। तो x का मान है 3, फिर 6 x का मान 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, और f का मान 6, फिर 7, फिर 5 और फिर 6। पहले हमें निकालना पड़ेगा CF। तो पहली जो f है वो सेम टू सेम लिखनी है, फिर आगे से आगे जोड़ना। 6 और 7 कितने हो गए 13, 13 और 5 कितने हो गए 18, 18 और 6 कितने हो गए 24। और ये जो लास्ट में CF आया ये होता है n का मान, सभी बारंबारता का यो कितना आ गया 24। फिर हम निकालेंगे n/2, n/2 मतलब 24/2 बराबर 12। 12 के बराबर, 12 के बराबर या उससे ठीक बड़ी CF। 12 के बराबर कोई CF है या नहीं है, नहीं है तो उसे बड़ी देखनी। 13 है, जिसके संगत x का मान, आपको x का मान देखना है, जिसके संगत x का मान कितना है 5 है। अतः माध्यक बराबर कितना आ जाएगा 5। ये इस प्रश्न का आंसर है, 1 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने आते हैं, तो कुल परिणाम आते हैं 6। ठीक है, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें पूछा 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछी, तो 5 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम
अनुकूल परिणाम। तो 5 से बड़ा अंक आने का सिर्फ अनुकूल परिणाम 1 है, और वो कौन सा अंक आएगा? 6 आएगा। अब हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है? 1, और कुल परिणाम कितना? 6। तो 1/6 इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, एक लंबवर्ती शंकु और बेलन समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के हैं। यदि शंकु का आयतन जो है वो 66 घन सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो माना शंकु और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः, तो शंकु की जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं r और ऊंचाई मान लेते हैं h। इन दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है? बराबर है। ठीक है। अब हमें दिया हुआ है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो है उसका मान दिया हुआ है 66 घन सेंटीमीटर, और शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर में कितना है? 66 है। और हमें ज्ञात करना बेलन का आयतन, तो 1/3 गुणा पाई r स्क्वायर किसका आयतन है? बेलन का आयतन है, क्योंकि इसमें r और h क्या है? समान है। बेलन का आयतन है ये, बराबर में कितना है? 66। अब ये 3 जो है ये वज्र गुणा में चला जाएगा, तो बेलन का आयतन आ जाएगा, बेलन का आयतन बराबर 66 गुणा 3। 3 का गुणा करेंगे, 3 गुणा 6 करेंगे 18, और 3 गुणा 6 करेंगे 18, 18 और 2 कितने हो गए? 20। तो 208 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसको आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने पर तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटी संख्या जो है वो है 17। 17 के बाद में जो है वो है 18। 18 के बाद में है 19। 19 के बाद में है 20। 20 के बाद में है 25, फिर है 27 और फिर है 29। तो 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 1 7। अब माध्यक क्या होता है? बीच वाली संख्या है ना, तो आता है माध्यक। माध्यक कौन सा हो जाएगा इसमें? 20। तो 20 का क्या है? आंसर है। 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। ये ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता मान लेते हैं, राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, उसको अपन मान लेते हैं PR, प्रायिकता ऑफ राम, वो कितनी है? 4/5 है। अब हमें निकालनी है श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता। श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता, तो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता को मान लेते हैं PS, और ये कैसे आएगा? 1 में से आपको PR घटाना है, तो 1 - 4/5, और घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, 1/5। अगला प्रश्न है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घना बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो 2 घन हैं, इस प्रकार से 2 घन हैं। हम इस 2 घन को अगर अपन मिलाएंगे तो हमेशा क्या बनेगा? घना बनेगा। और घनाभ की प्रत्येक भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है। तो हमें निकालना घनाभ का आयतन। तो घनाभ की जो लंबाई है वो 2 और 2 कितनी हो जाएगी? 4। लंबाई मतलब L का मान कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। और घनाभ की जो चौड़ाई है वो वही रहेगी जो घन की चौड़ाई है। B का मान कितना है? 2 है।
ऊंचाई भी सेम रहेगी, बस लंबाई में चेंजेज होगा है, बाकी सब सेम है। ऊंचाई h बराबर कितना होगी 2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है L गुणा B गुणा H। तो 4 गुणा 2 गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सेंटीमीटर क्यूब इसका फाइनल आंसर है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याएं, तो वो संख्या कौन कौन सी देखो। प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्या है, तो पहली विषम संख्या 1 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17 और फिर 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये होगी। अब इसका हमें निकालना है माध्य, माध्य या समांतर माध्य, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य जो होता है इसका फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बट्टे में प्रेक्षणों की संख्या। तो इन सबको जोड़ देते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, और कितनी संख्या है 10। तो 10 का हमें क्या करना है भाग देना है। तो इन सबको जोड़ देते देखो, तो लास्ट वाला जोड़ देते हैं 10 10 20 10 30 40 50, 50 तो यहाँ तक हो गए 50, और ये हो गए 10 60, 60 के बाद में अपन ऊपर वाले जोड़ देते हैं 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 22 23 24 ने 25, 25 और 5 30, 30 और 10 40, तो टोटल आ गया 100। टोटल कितना आ गया 100, और 100 में किसका भाग देना है 10 का, तो आंसर आएगा 10। अगला प्रश्न लेते हैं, एक थैले में 6 लाल व 7 सफ़ेद गेंदे, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक से निकाली जाती है, निकाली गई गेंद की सफ़ेद होने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सफ़ेद गेंद, सफ़ेद गेंदे, सफ़ेद गेंदे कितनी है 7। फिर हम लिखेंगे लाल गेंदे, लाल गेंदे कितनी है 6। फिर हम निकालेंगे इसमें कुल गेंदे, कुल गेंदे हो जाएगी 7 + 6 कितनी होगी 13। अब हमें निकालनी है सफ़ेद गेंद की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद की प्रायिकता। प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो किसकी प्रायिकता पूछी सफ़ेद की, तो सफ़ेद है कितनी 6 है, और कुल कितनी 13, तो 6 बटा 13 इसका आंसर है। अगला प्रश्न है 11, यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 50 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उस अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वो हमारे पास में है 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r², और बराबर में कितना 50 पाई, दोनों तरफ पाई से पाई तो कट गया, r² बराबर 50 बटे में आ गया 2, r² बराबर कितना आया 25, 2 का भाग देंगे, r बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, अतः अर्धगोले की त्रिज्या कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 12वां, यदि 5 7 9 4 3 x + 2 का समांतर माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य हमें दिया हुआ है, समांतर माध्य है हमारे पास में 6, तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देते हैं, प्रेक्षणों का योग
बट्टे में प्रेक्षणों की संख्या। बराबर में हमें माध्य दिया हुआ है 6। प्रेक्षणों का योग मतलब इन सबको जोड़ना है। 5 + 7 + 9 + 4 + 3 + x + 2 और बट्टे में जितनी ये संख्या है उसका भाग देना। तो 1 2 3 4 5 और 6 बराबर में कितना आ गया 6। अब इन सबको जोड़ देते हैं। 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 ने 4 25, 25 ने 3 28, 28 और 2 30, 30 + x और 6 का 6 से वज्र गुणा हो जाएगा 36। तो x बराबर आ जाएगा 6। 30 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा 36 में से 30 का 6 इसका सही उत्तर है। ये था अपना तीसरा प्रश्न जिसमें 12 प्रश्न पूछे गए थे। अब हम लेते हैं सेक्शन बी को, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है संख्या 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले भाग जाएगा 6 बार, 2 का भाग जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग लगाएंगे 3 बार और 3 का भाग जाएगा 1 बार। फिर 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का नहीं जाता, 3 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। फिर 21 के करते हैं। 21 में जो है 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा 7 बार और 7 का जाएगा 1 बार। फिर ये संख्या लिख लेते हैं। 12 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 3 और 15 बराबर लिखेंगे 3 गुणा 5 और 21 बराबर लिखेंगे 3 गुणा 7। अब हमें दो चीज़ें निकालनी है। एक तो निकालना है HCF और एक निकालना है LCM। HCF में क्या करते हैं अपन, ऐसी संख्या लेते हैं जो तीनों में हो। तो यहाँ पे 3 जो है तीनों में है, तो इसका HCF कितना आएगा 3। उसके बाद में हमें निकालना है LCM। LCM में क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बार संख्या कितनी आई हुई बोल देते। तो 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार है, 3 ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार है, फिर 5 1 बार है और 7 1 बार है। इन सब का गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 2 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 × 7, 7 संग हो जाएगा 42। तो 420 इसका आंसर है। ये था 2 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। यदि द्विघात बहुपद 3x² - 5x + 9 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले हम ABC का मान निकाल देते हैं। A बराबर जो है वो x² का गुणांक है 3, B है x का गुणांक -5 और C बराबर है अचर पद 9। अब हमें दो चीज़ें निकालनी थी। एक तो अल्फा प्लस बीटा, जिसका सूत्र होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का मान -5 है और a का मान कितना है 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है उसका मान माइनस प्लस का हो जाएगा 5/3। दूसरा हमें निकालना था अल्फा गुणा बीटा, अल्फा बीटा जिसका सूत्र होता है c/a। तो अल्फा बीटा c का मान कितना 9 है और a का मान है 3। तो 9 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3। तो इस प्रकार से अल्फा बीटा का मान आ गया 3। प्रश्न संख्या 6 है। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं, गुणांक समान बनाते हैं। तो हम x का गुणांक समान बनाएंगे। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर समीकरण 2 में से घटाने पर तो पहले हम समीकरण 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 2 थे हमारे पास में था 6x + y बराबर में -4। अब समीकरण 1 को अपन 2 से गुणा कर देते हैं। 3x का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 6x प्लस 5y का 2 से गुणा करेंगे तो 10y बराबर में 7 का 2 से गुणा करेंगे तो 14 आएगा। अब घटा रहे तो निशान चेंज करने हैं। 6x प्लस का माइनस का कट जाएगा। y में से 10y गए, माइनस का 9y और -4 और -14 हो जाएगा -18। तो y बराबर आ गया 2 और y का मान जो 2 है ये समीकरण 1 या 2 में अपन रख सकते हैं। तो समीकरण 2 में रख देते हैं, 1 में भी रख सकते हैं। वैसे समीकरण 2 से 6x का 6x प्लस y का मान कितना आ गया 2 बराबर में -4। तो 6x बराबर -4 प्लस का 2 उधर जाके हो गया -2। तो 6x बराबर -4 -2 -6 हो गया। तो x बराबर आएगा -1। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 7। समांतर श्रेणी 7 13 19
और 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब हमें n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रथम पद जिसको किससे दर्शाते हैं, a से। तो प्रथम पद हो गया 7। फिर हम निकालेंगे सार्व अंतर जिसको लिखते हैं d से, और d कैसे निकालते, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। 13 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा 6। अब माना पदों की संख्या, माना पदों की संख्या कितने पद है वही हमें निकालना है, उसको मान लेते हैं n। इसलिए ए n जो है, मतलब nवा पद जो है वो कितना है, 205 है। बी n का सूत्र लगाएंगे a प्लस n-1 गुणा d, बराबर में लिखेंगे 205। ए का मान हमारे पास में है 7 प्लस n-1 गुणा डी का मान कितना 6, बराबर में 205। n-1 गुणा 6 यहीं रहेगा, बराबर में है 205। प्लस का 7 उधर जाएगा, माइनस का बचेगा। तो n-1 गुणा 6, और 205 में से अपन कितना घटाएंगे, 7 घटाएंगे। तो पहले 5 घटा देते 2, फिर 198 आएगा। n-1 बराबर 198, और 6 गुणा में जाएगा भाग में। n-1 बराबर, अब 6 का भाग लगाएंगे, 6×3 18, और फिर 6×3 18, और माइनस का 1 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 33 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया 34। अतः पदों की संख्या कितनी है, 34 है। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। नीचे दी गई आकृति में डी जो बी सी के समांतर है, तो x का मान बताइए। तो यहाँ हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, त्रिभुज ए बी सी में डी ई जो है वो किसके समांतर है, बी सी के। इसलिए शेष भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, बराबर। ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी के। तो ये हमने कहाँ से लिखा, तो ये आपको लिखना है थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से ए डी जो है हमारे पास में है x प्लस 2, डी बी जो है 6 है, ए ई है 4, और ई सी है 8। वज्र गुणा कर देते हैं। 8 का x से गुणा करेंगे 8x, प्लस 8 का 2 से गुणा करेंगे 16, बराबर में 6 का 4 से गुणा करेंगे तो 24। 8x बराबर 24, 16 प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 8x बराबर 24 में से 16 गए 8, 8 के बटे में आएगा, 8 में 8 का भाग एक बार, तो x बराबर कितना आ गया 1। हमें x का मान ही ज्ञात करना था, आसान प्रश्न था। प्रश्न संख्या 9 है, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो मान लेते हैं, माना बिंदुओं a 5,3 और b -3,-2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष अर्थात बिंदु P x, 0 द्वारा m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित होता है, ये आपको ऐसे मानना है। तब इसका चित्र भी बना के मैं बता देता हूँ प्लीज़। जैसे मान लीजिए एक रेखाखंड है जिसके निर्देशांक है ए और बी, दो बिंदु है 5,3 और -3,-2। इसको x अक्ष काट रहा है, मतलब एक बिंदु काटेगा P। x अक्ष पे ऊपर कोई बिंदु मानते हैं वो x, 0 मानते हैं। अब ये पहला बिंदु जो है वो है x1 y1, और ये जो काटता है वो है x, y, और जो दूसरा बिंदु है वो है x2, y2। ये किस बिंदु को बांट रहा है, तो m1 अनुपात m2 में बांट रहा है। अब हम लगाएंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से, और सूत्र भी कौन सा लगाएंगे, जिसका मान हमारे पास में, x का मान तो हमारे पास है नहीं, तो y का सूत्र लगाएंगे। y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। अब y का मान कितना है, 0 है, m1 पता नहीं है, y2 कितना है, -2 है, प्लस m2 पता नहीं है, और y1 कितना है
3 है, बटे में m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 का 0 से वज्र गुना होगा 0 हो जाएगा, -2 का m1 से गुना करेंगे -2 m1, और प्लस का 3 m2 से गुना करेंगे 3 m2, -2 इधर आके हो जाएगा +2 m1 बराबर में 3 m2। अब m1 के नीचे आएगा m2 और 3 के नीचे आएगा 2, तो अतः m1 अनुपात m2 बराबर में 3:2। ये इसका फाइनल आंसर है। अगला प्रश्न है, इसका मान ज्ञात करना था, तो इसके सारे मान आपको याद होने चाहिए तभी ये प्रश्न आपसे होगा। तो 4 का 4, cot 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर 60, sec 60 का मान होता है 2, 2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का 4 से गुना करेंगे 4, और 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4, प्लस का 4 माइनस का 4 कट जाएगा, आंसर आ गया 3/4। अगला प्रश्न है, 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ शिखर तक पहुंचती है यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी जो है दीवार के साथ कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये मैं इसका पहले डायग्राम बना देता हूँ। ये इस प्रकार से है, जिसका नाम भी दे देते हैं A, B और C। ये जो है वो है दीवार AB, और ये जो है वो है CD। अब देखिए मैं क्या दिया हुआ है, 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, तो ये AC कितनी है, 12 मीटर है। एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचते यदि यह सीढ़ी कौन सी, AC दीवार के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रही है, मतलब ये पे कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। इसमें बच्चे गलती करके आए, काफ़ी बच्चे आज C को 60 डिग्री मान लिया, तो प्रश्न गलत हो जाएगा आपके। अब हमें ज्ञात करनी है दीवार की ऊंचाई। दीवार की ऊंचाई अपन मान लेते हैं h मीटर। कितनी मान लेते हैं, h मीटर। तो यहाँ लिखेंगे अपन त्रिभुज ABC में इसमें हमें साइन कॉस टेन में से क्या काम आएगा, वो आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार है यहाँ पे भुजा AB और कर्ण है यहाँ पे AC। कॉस का कॉस थीटा का मान कितना, 60 डिग्री। अब AB कितनी है, h है, AC कितनी है, 12 है। कॉस 60 का मान होता है 1/2 बराबर में h/12। वज्र गुना करेंगे तो 2h बराबर में 12, h बराबर 12/2, तो h बराबर आ गया 6 मीटर। अतः दीवार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6 मीटर है। अच्छा प्रश्न था ये, काफ़ी अच्छा प्रश्न, इसमें बच्चे गलती करके आए काफ़ी आज। अगला है, एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB + CD बराबर में है AD + BC। ये प्रश्न तो कई बार आया हुआ है एग्जाम में। सबसे पहले लिखना है, इसमें दिया हुआ में क्या लिखना है, जो प्रश्न में है वही लिखना है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। फिर हमें लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, AB + CD बराबर लाना है AD + BC। फिर लिखेंगे उपपत्ति। अब इसमें हमें एक प्रमेय काम में लेना, प्रमेय 10.2। तो यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर
होती है। अब हम बात करते हैं बिंदु ए से। बिंदु ए से देखो दो स्पर्शिका खींची गई, एक तो ए पी और एक ए एस। ए पी जो है वो किसके बराबर है, ए एस के। ये समीकरण मान लेते हैं 1 नंबर। ए पी जो है किसके बराबर है, ए एस के। अगला हम बात करते हैं बिंदु बी से। बिंदु बी से दो स्पर्शिका खींची गई है, एक तो बी पी और एक बी क्यू। तो ये भी आपस में क्या होगी, बराबर। बी पी बराबर में बी क्यू, ये समीकरण हो गया दूसरा। अब हम लेते हैं सी से। तो सी से दो स्पर्शिका खींची गई, एक तो सी आर और एक सी क्यू। बिंदु सी से तो सी आर जो है वो किसके बराबर है, सी क्यू के। ये समीकरण हो गया तीसरा। अब हम बात करते हैं बिंदु डी से। डी से दो स्पर्शिका खींची गई, एक तो डी आर और एक डी एस। डी आर जो है वो किसके बराबर है, डी एस के। ये समीकरण हो गया 4 नंबर। अब समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। लेफ्ट साइड वाला अलग जुड़ेंगे, राइट वाला अलग जुड़ेंगे। बराबर में ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो हमें क्या बनाना है, उसके हिसाब से हमें चलना है। तो ए पी और बी पी मिल के ए बी बना रहे हैं, ए पी प्लस बी पी को साथ में रखना है। और सी आर और डी आर, सी आर और डी आर मिल के कौन सा बना रहे हैं, सी डी बना रहे हैं। अब हमें ए डी बनाना है। ए डी में दो जड़े आ रहे हैं, ए एस और डी एस। तो ए एस के साथ में किसको रखेंगे, डी एस को, प्लस बाकी वाले दोनों साथ में रख देते हैं, बी क्यू प्लस सी क्यू। अब इन सबको जोड़ देते हैं। देखो ए पी और बी पी मिल के बनेगा ए बी, सी आर और डी आर मिल के बनेगा सी डी, ए एस और डी एस मिल के बनेगा ए डी, और बी क्यू और सी क्यू मिल के बनेगा बी सी। यही हमें सिद्ध करना था, इतनी सिद्ध। अब 2 नंबर के हिसाब से ये प्रश्न काफ़ी बड़ा है, तो पेपर सेटर जो होते हैं वो सोचते नहीं है कि प्रश्न कितने समय में होगा, उसके हिसाब से पेपर बनाना चाहिए। कुछ प्रश्न जो है बहुत आसान है, उसको ज़्यादा नंबर का दे दिया, या फिर जो ज़्यादा नंबर का होना चाहिए उसको कम नंबर का दे दिया, उस हिसाब से पेपर बनाया गया। एक वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो है वो 50 डिग्री, सॉरी, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, 50 डिग्री। थीटा बराबर कितना, 50 डिग्री। यदि चाप की लंबाई 5 पाई है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई हमारे पास में कितनी है, 5 पाई सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180 बराबर में 5 पाई। दोनों तरफ पाई से पाई तो कट गया, आर तो हमें ज्ञात करना है, और थीटा का मान कितना है 50 बटे में कितना 180 बराबर में है 5 पाई से पाई कट गया था, 0 से 0 कट गया, तो आर बराबर 5 गुणा 18 बटे में 5। 0 से 0 कट गया, 18 ऊपर आ गया, 5 नीचे आ गया, 5 से 5 कट गया, आर बराबर कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी 18 सेंटीमीटर है। ये था पार्ट अपना बी था। अब हम पार्ट लेते हैं सी को। प्रश्न संख्या 14 है। ये 3 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे, अथवा में दोनों में से ही करना था। समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसका nवां पद दिया हुआ है। nवां पद हमें दिया हुआ है, nवां पद बराबर में है 3 + 2n, मतलब an बराबर दिया हुआ था 3 + 2n। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, n का मान पहले 1 रखेंगे। 1 रखेंगे तो हमें a1 मिलेगा। a1 का मतलब होता है पहला पद, तो 3 + 2 गुणा 1, तो ये बराबर आ जाएगा 5। फिर हम रखेंगे n का मान 2, तो a2 मिलेगा। 3 + 2 गुणा 2, तो a2 बराबर आ जाएगा 2 गुणा 2 4, 4 + 3 7। फिर हम निकालेंगे d। कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो d बराबर आ जाएगा 7 - 5, d बराबर आ गया 2।
अब हमें ज्ञात करना है 15 पदों का योग। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर एन बटा दो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n बराबर कितना रखना है, हमें 15 रखना है, बाकी a और d का मान अभी हमने निकाल दिया है। तो s 15 n बटा 2 मतलब 15 बटा 2 गुणा a का मान कितना आया था 5 प्लस 15 माइनस 1 गुणा d का मान कितना आया 2। इसको हल कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 15 बटा 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 आ गया 12, पीछे ब्रैकेट में क्या बचा 5 प्लस और 15 में से 1 गया 14, 2 हमने बाहर ले लिया, 2 से 2 कट गया, 15 का 15 गुणा 14 और 5 कितने हो गए 19। तो गुणा कर देते हैं, 19 पंचे 95, हासिल का 5 और हासिल का 9, 19 एकम 19 और 9 कितना हो गया 28। तो आंसर आ गया 285। ये 3 नंबर में प्रश्न पूछा गया, काफ़ी आसान प्रश्न था एकदम। अब इसका अथवा में जो प्रश्न दिया गया था वो करते हैं। एक समांतर श्रेणी में जो है 60 पद है, यदि इसका प्रथम पद हमें दिया गया है, प्रथम पद मतलब ए का मान कितना है हमारे पास में 7 है, और अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद को एल भी लिख सकते हैं, ए एन भी लिख सकते हैं। एल बराबर कितना 125 है, और समांतर श्रेणी में पद कितने हैं 60 पद है, तो एन बराबर कितना है 60 है। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगा देते हैं, एल का फॉर्मूला लगा देते हैं, एल को ए एन भी लिख सकते हैं। तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एल का मान कितना दिया हुआ है 125, बराबर में ए का मान है 7 प्लस एन माइनस 1, एन का मान 59 है, एन का मान 59 माइनस 1 और गुणा में डी हमें पता नहीं ज्ञात करना है। अब 7 को इधर भेज देते हैं, 125 प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा, 59 में से 1 है 58 डी। अब 7 घटा देते हैं, 5 घटाएंगे 120 में से 2 घटाएंगे तो 118 है, 118 बराबर में, यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, 60 रखना था, n माइनस 1 मतलब 60 माइनस 1 करना था, मैंने सीधे 59 माइनस 1 कर दिया, सॉरी 60 में से 1 है 59 डी। अब ये घटाएंगे तो 125 में 7 गया 118, बराबर में कितना आ गया 59 डी। अब 59 जाएगा बटे में डी बराबर 118 बटे में 59, तो डी बराबर आ गया हमारे पास में 2। अब हमें ज्ञात करना था 32वां पद, वह पद ज्ञात करना है, इसका मतलब किसका सूत्र लगाएंगे ए एन का। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। अब यहाँ पे हमारे पास में जो इसके लिए एन का मान है, इसके लिए एन का मान कितना है हमारे पास में 32 है, क्योंकि 32वां पद हमें ज्ञात करना है। अब इस पर सारा मान रख देते हैं, ए का एन का मान 32 बराबर ए की जगह 7 प्लस एन माइनस 1, 32 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना आया 2। 7 प्लस 32 में से 1 या 31 गुणा 2, पहले गुणा होगा फिर ये होगा, 7 का 7 2 एकम 2 का 3 से गुणा करेंगे 6, 62 में 7 जोड़ेंगे तो 69 आएगा। तो 32वां पद कितना आ गया 69 इसका सही आंसर। तो ये जो दोनों प्रश्न थे बहुत आसान थे, कोई भी प्रश्न आता हार्ड इसमें नहीं था। अगला प्रश्न है अपना 7वें चैप्टर का है, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं वो बिंदु कौन कौन से या उसके निर्देशांक मान लेते हैं। माना बिंदुओं ए 4,0 और बी 0,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक पी बिंदु मान लेते हैं x, y, क्यू बिंदु मान लेते हैं x डैश y डैश,
वह आर बिंदु मान लेते हैं एक्स डबल डैश वाई डबल डैश है। देखो 4 बराबर भागों में बांटना है तो बिंदु कितने लगाने पड़ेंगे, 3 बिंदु लगाने पड़ेंगे। तो ये मान लीजिए ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ए के निर्देशांक हमारे पास में 4,0 है और बी के निर्देशांक है 0,-8 है। अब यहाँ पे 4 बराबर भाग करना है तो बिंदु कितने लगाने पड़ेंगे, 3। एक तो बिंदु पी है, दूसरा क्यू है, तीसरा आर है। पी के निर्देशांक हमने मान लिया एक्स, वाई, क्यू के हमने मान लिया एक्स डैश वाई डैश और आर के हमने मान लिया एक्स डबल डैश वाई डबल डैश। अब देखो 4 बराबर भाग है, इसका मतलब क्यू जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ हम लिखेंगे बिंदु क्यू ए बी का मध्य बिंदु है। तब बिंदु क्यू के निर्देशांक बराबर एक्स डैश वाई डैश। मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। मध्य बिंदु किसका है, ए बी का, तो ए और बी के निर्देशांक काम आएंगे। तो ए को x1 y1 मान लेते, बी को x2 y2 मान लेते, तो 4 प्लस 0 बटे में 2 और 0 प्लस माइनस का 8 बटे में 2। 4 प्लस 0 4 होगा, 4 में 2 का भाग 2 बार और 0 में से 8 गया -8, -8 में 2 का भाग लगेंगे माइनस का 4। तो ये किसके निर्देशांक आ गए, क्यू के, 2, माइनस का 4। अब हम देख रहे हैं कि जो P है ना वो ए क्यू का मध्य बिंदु है। बिंदु जो P है वो रेखाखंड ए क्यू का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तब बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है। बिंदु P के निर्देशांक, पी के निर्देशांक हमने क्या माना, एक्स, वाई। इसमें भी मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला एक बार लिख दिया, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। अब ए क्यू का मध्य बिंदु है तो ए और क्यू के काम आएंगे, दोनों के एक्स निर्देशांक जोड़ देते हैं, 4 प्लस 2 बटे में 2 और 0 प्लस माइनस का 4 बटे में 2। अब 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6, 6 में 2 का भाग गया 3 बार और -4 में 2 का भाग गया माइनस का 2 बार। अब जैसे पी ए क्यू का मध्य बिंदु, इसी प्रकार आर जो है वो क्यू बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ हम लिखेंगे बिंदु आर जो है वो क्यू बी का मध्य बिंदु है। तब बिंदु आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक हमने माने थे एक्स डबल डैश वाई डबल डैश। तो अभी ये किसका मध्य बिंदु है, क्यू बी का, तो क्यू और बी के निर्देशांक काम आएंगे। तो क्यू और बी के निर्देशांक जोड़ देते हैं, 2 प्लस 0 बटा 2, 2 प्लस 0 बटा 2, एक्स एक्स जोड़ देते हैं और 2 का भाग देना है और वाई वाले जोड़ देते माइनस का 4 प्लस माइनस का 8 बटे में 2। अब 2 प्लस 0 2 होगा, 2 बटा 2 कितना हो जाएगा, 1, माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12 होगा, माइनस के 12 में 2 का भाग लगेंगे माइनस का 6 आएगा। तो इस प्रकार से हमने पी क्यू और आर के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अगला प्रश्न पूछा गया था हमें, ये बहुत आसान प्रश्न था। ये प्रश्न 1 नंबर में पहले आया हुआ है कई बार एग्जाम में, अब ये इसमें 3 नंबर में पूछा गया। देख लो पेपर सेटर कैसे है, 1 नंबर का सवाल 3 नंबर में दे रहे हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो देखिए ये मान लीजिए एक वृत्त है, इसका व्यास दिया हुआ है, ये इसका व्यास है ए बी और इसका केंद्र है ओ जिसके निर्देशांक है 2, -3 और बी के निर्देशांक है हमारे पास में 1, 4। ए के निर्देशांक पता नहीं, उसको मान लेते हैं x1, y1। तो माना बिंदु ए के निर्देशांक x1, y1 है, ठीक है। अब यहाँ देखो ओ जो है वो केंद्र है, इसका मतलब ओ ए और ओ बी क्या है, त्रिज्या है। तो इसका मतलब ओ ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ हम लिखेंगे बिंदु ओ
ए बी का मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे में 2। अब x का मान देखो क्या क्या है हमारे पास में। ये जो मध्य बिंदु है ये हमेशा x, y होता है और दूसरा बिंदु है x2, y2 होता है। ये सारे मान इसमें रख देते हैं। देखो x का मान है हमारे पास में 2, x1 हमें ज्ञात करना है और x2 का मान है 1 बटे में 2। 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 बराबर में x1 प्लस 1। 1 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। x1 बराबर 4 माइनस 1 तो x1 बराबर कितना आया 3। इसी प्रकार y बराबर y का मान माइनस का 3 है, y1 पता नहीं है, y2 का मान कितना है 4 है बटे में 2। 2 का माइनस 3 से गुणा करेंगे माइनस का 6 बराबर में y1 प्लस 4। तो y1 बराबर माइनस का 6 प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। तो y1 बराबर माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10। तो अतः बिंदु ए के निर्देशांक वो आ गए हमारे पास में 3 माइनस का 10। अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जो जीवा है जो छोटे वृत्त को क्या करती है स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये आपकी किताब का उदाहरण है, उसको मैं सीधा किताब से ले रहा हूँ, वहीं से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए इसमें सेम टू सेम सवाल पूछा गया है। दो वर्त है तो मान लीजिए ये दो वर्त बनाए हुए हैं। इसमें एक तो C1 माना है, दूसरा C2 माना है। बड़े वर्त को C1 माना है, छोटे वर्त को C2 माना गया है। यहाँ पे ये C1 है और दूसरा C2 है और दोनों वर्तों का केंद्र O है। अब जो बड़े वर्त की जो जीवा है, बड़े वर्त की जीवा कौन सी है, AB है। जो छोटे वर्त को स्पर्श कर रही है कहाँ पे, P पे। तो हमें सिद्ध करना है कि ये P पे क्या हो रही है, समद्विभाजित हो रही है। मतलब AP और BP हमें क्या करना है, बराबर करना है। हमें O केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वर्त C1 और C2 तथा बड़े वर्त C1 की जीवा AB है जो छोटे वर्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है। ये हमें सब लिखना दिया हुआ है हमें। फिर हमें लिखना सिद्ध करना AP बराबर है BP। अब हमें रचना में लिखना O को P से मिलाते, O को किससे मिलाना है, P से। इस प्रकार AB जो है वो C2 के बिंदु P पर स्पर्शिका है और OP क्या है, त्रिज्या है। अब यहाँ पे P पर स्पर्शिका कौन है, AB है और ये OP क्या है, त्रिज्या है। और हम प्रमेय 10.1 से जानते हैं यहाँ पे आपको लाइन लिखनी थी कि त्रिज्या स्पर्शिका पे लंब होती है। तो OP लंब है किसके ऊपर, AB के ऊपर। अब AB जो है वर्त C1 की एक जीवा भी है और OP लंब है किसके ऊपर, AB के ऊपर है। और हम जानते हैं कि वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो OP जो है जीवा AB को समद्विभाजित करेगी क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। अतः AP किसके बराबर होगी, BP के। तो एकदम आसान प्रश्न था, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं था। इसका अथवा वाला प्रश्न लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो सबसे पहले इसमें अपन क्या करेंगे, एक वर्त बना देते हैं। ये मान लीजिए वर्त है और बाह्य बिंदु से दो स्पर्शिका खींच लेते हैं। ये बाह्य बिंदु से एक स्पर्शिका हमने बना दी, ये वाली। इसको सही कर लेते हैं। एक स्पर्शिका ये होगी और दूसरी स्पर्शिका मान लेते हैं ये है। दूसरी स्पर्शिका मान लीजिए ये है, इसको भी सही कर लेते हैं। ये दो स्पर्शिका हमने यहाँ बना दी है। ये बिंदु बाहर बिंदु P ले लेते हैं, इससे दो स्पर्शिका खींची गई तो PA और ये PB। अब हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों की स्पर्शिका जो है क्या है, बराबर है। ये वर्त का केंद्र मान लेते हैं O। अब O को हम एक तो A से मिला देते हैं, O को हम A से मिला देते हैं और O को B से भी मिला देते हैं और इसको P से भी मिला देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखना है दिया हुआ है। ये प्रश्न जो है पूरा प्रमेय 10.2 है, ये एज इट इज़ पूछा गया है। तो दिया हुआ हम लिखेंगे O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई
दो स्पर्श रेखाएं पी ए व पी बी है। ठीक है, फिर हमें लिखना है सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि दोनों स्पर्श रेखा क्या है, बराबर है। तो पी ए किसके बराबर लाना है, पी बी के। फिर हम करेंगे रचना में क्या करेंगे, हम बिंदु ओ को ए बी व पी से मिलाते हैं। बिंदु ओ को बिंदु ए बी व पी से मिलाते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांग सम करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं उपपत्ति। सबसे पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंबवत होती है। स्पर्श रेखा पे लंब होती है। अब यहाँ पे दो त्रिज्या है, एक तो ओ ए किसके ऊपर लंब है, पी ए के ऊपर, और दूसरी त्रिज्या ओ बी है, ओ बी किसके ऊपर है, लंब है पी बी के ऊपर। इसलिए कोण है वो ओ ए पी बराबर कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और इसी प्रकार कोण ओ बी पी ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब हम दो त्रिभुज लेंगे, दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांग सम। एक त्रिभुज लेंगे ओ ए पी और दूसरा त्रिभुज लेंगे ओ बी पी। तो त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में इसमें क्या क्या बराबर है, देखो सबसे पहले तो कोण बराबर है, ये ओ ए पी किसके बराबर है, ओ बी पी के। दोनों कोण कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। और इसकी जो भुजा है ओ ए किसके बराबर है, ओ बी के। ओ ए किसके बराबर है, ओ बी के, क्यों है, क्योंकि ये वर्त की त्रिज्याएं हैं। और ओ ए दोनों में काम आ रहा है, ओ ए बराबर ओ ए, ये है उभयनिष्ठ भुजा। तो यहाँ पे कौन सा नियम लगा, आर एच एस सर्वांग समता नियम से। सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ बी पी के। और दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो पी ए बराबर हो गया पी बी के बाई सी पी सी टी। ये हो गया हमारा सिद्ध, इति सिद्धम। तो ये प्रश्न जो है 3 नंबर के हिसाब से एकदम सही है और इम्पोर्टेंट भी है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। और दूसरा है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 7 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। 17वें का पहला सवाल माध्य दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, हमें 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया। ये बहुत आसान प्रश्न था, 3 नंबर का हर बच्चा कर सकता है। तो इसको मैंने सारणी में ले लिया, एक्स के मान दिए हुए, एफ के मान दिए हुए। तो अगला कॉलम बनेगा एफ आई एक्स आई। इसको हम करेंगे प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे इसको। तो 5 का 5 से गुणा करें, एफ आई एक्स आई का मतलब एफ का एक्स से गुणा करना। 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 25। 6 का 8 से गुणा करेंगे तो 48। 9 का 7 से गुणा करेंगे तो 63। 12 का 8 से गुणा करेंगे, 12 8 96। 9 का 6 से गुणा करेंगे, 9 54। और 10 का 6 से गुणा करेंगे तो 60। और 11 का 4 से गुणा करेंगे तो 44। अब हमें दो चीज़ें निकालनी, एक तो निकालनी है सिग्मा एफ आई, मतलब इन सबको जोड़ना है। और दूसरा हमें निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सबको जोड़ना है। तो इनको जोड़ देते हैं। तो 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 12 28, 28 और 9 28 और 9 37, 37 और 8 37 और 8 45, 45 और 5 50। तो इन सब का योग कितना आ गया, 50 आ गया। 5 और 8 13, 13 दी 16, 16 और 6 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30। हासिल का 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 9 5 29, 29 ने 30, 5 35, 35 ने 4 39। तो 390 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है माध्य।
कौन सी विधि लगा रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 390 बटे में 50। 0 से 0 कट गया, 5 का भाग लगाएंगे, पहले जाएगा 5 का भाग 7 बार, 35 पीछे बचा 4, फिर लगेगा पॉइंट और फिर बाद जाएगा 8 बार। तो आंसर आ गया 7.8। इसी का अगला प्रश्न लेते हैं जिसमें हमें माध्य दिया हुआ है 7 और पी का मान हमें ज्ञात करना है। चौथा वाला सवाल है माध्य कितना है? 7 है, पी का मान ज्ञात करना है। इसको भी हमने नेक्स्ट सारणी में ले लिया है, तो सॉल्व करते हैं। एक्स के मान दिए हुए, एफ के मान दिए हुए, हमें निकालना पड़ेगा पहले एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई का मतलब एफ का एक्स से गुणा करना है, गुणा कर देते हैं। 2 का 1 से गुणा करेंगे 2, 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25, पी का 4 से गुणा करेंगे तो 4 पी, 7 का 9 से करेंगे 9 7 63, 10 का 3 से करेंगे तो 30। अब हमें दो चीज़ें निकालनी, एक तो निकालना सिग्मा एफ आई, इन सबको जोड़ देते हैं। देखो 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 10 20, और इन सबको भी जोड़ देते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो 25, इसमें 4 पी को तो अलग ही लिख लेते हैं अपन, फिर बाकी वाला को जोड़ देते हैं। 25 और 2 हो गए 27, और 27 में हमें जोड़ना है 63 और 30, 3 6 9, और इसमें जोड़ेंगे 7 और 3 10, 9 2 11 और 1 12, 120। अब हमें माध्य दिया हुआ है प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। अब माध्य हमारे पास में है 7 बराबर में 4 पी प्लस 120 बटे में सिग्मा एफ आई कितना है 20। 20 का 7 से वज्र गुणा हो जाएगा, आएगा 140 बराबर में 4 पी प्लस का 120। अब 120 इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो 140 में से 120 गए बराबर में 4 पी है ये, 4 पी बराबर में 140 में से 120 गए, कितना आ गया 20। तो पी बराबर 20 बटे में 4, पी बराबर 20 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, तो पी का मान आ गया 5। अब लेते हैं अपना लास्ट सेक्शन नंबर डी, जिसमें निबंधात्मक प्रश्न पूछे गए थे 4 नंबर के। 3 प्रश्न 18 19 और 20। 18 प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना छोटी संख्या मान लेते हैं x है, और बड़ी संख्या मान लेते हैं y, या फिर उसको उल्टा भी मान लेते हैं। छोटी संख्या को मान लेते हैं y और बड़ी संख्या को मान लेते हैं x। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना है 180। वर्गों का अंतर का मतलब है बड़ी संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का वर्ग वाई स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा। ये समीकरण मान लेते हैं 1 नंबर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है और छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन सी है वाई का वर्ग मतलब वाई स्क्वायर बराबर है बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या कौन सी है एक्स है, तो इसका ये क्या है 8 गुना, तो 8x हो जाएगा। ये समीकरण नंबर मान लेते हैं दूसरा। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से भी क्या करेंगे अपन 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस वाई स्क्वायर की जगह रखेंगे 8x बराबर में कितना 180। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x 180 प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का बराबर में 0। अब 180 कैसे टुकड़े करने, घटाने पे 8 आ जाए और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 180। तो 10 और इसमें टुकड़े हो जाएंगे अपने 10 और 8 नहीं होगा 18 और 10 इसके टुकड़े हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 10x
माइनस का 180 बराबर में 0। अब आगे वाली दोनों संख्या में x कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x माइनस 18 और फिर इनमें से कॉमन आया 10, पीछे बचा x माइनस 18 बराबर में 0। तो x माइनस 18 और x प्लस 10 बराबर में 0। x माइनस 18 बराबर में 0 रखेंगे और x प्लस 10 बराबर में भी 0 रखेंगे। तो x का मान कितना आया 18 और x बराबर माइनस का 10, और माइनस का 10 क्या है, असंभव है। क्यों है? क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर किसके 8x के बराबर, और x का मान माइनस 10 रखेंगे माइनस का 80 आएगा, और किसी भी संख्या का वर्ग माइनस में पॉसिबल है ही नहीं है। तो x का मान कितना आया 18। तो x का मान 18 आया है, तो y का मान अपन निकाल सकते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से वाई स्क्वायर बराबर 8x है, तो 8 गुणा 18, वाई स्क्वायर बराबर 18 8 144 होता है, और y बराबर कितना आ जाएगा 12। ये आप चेक भी कर सकते हैं। x का मान कितना आया है 18, 18 का स्क्वायर होता है 324, 12 का 144, घटा के देख लेंगे 180 आना चाहिए 0, और 12 में से 4 गए 8, वहाँ बचा 2, 2 में से 1, एकदम सही आ रहा है आंसर। अतः दोनों जो संख्या हैं वो है 18 और 12। अतः दो संख्याएं 18 व 12 है। तो आसान प्रश्न था एकदम। अगला प्रश्न है, ये तो पहले भी पूछा गया एग्जाम में एक बार। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो पहले तो मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x प्लस 1 है, तब क्रमागत का मतलब होता है एक का अंतर होता है ना। तो प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो x का वर्ग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर में 365 है। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, इसका स्क्वायर खोलेंगे सर समीकरण के साथ आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर में 365। एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 प्लस का 365 इधर आके हो जाएगा 365 माइनस का बराबर में 0। 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 1 में से 365 घटाएंगे तो 364 आएगा बराबर में 0। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बचेगा बराबर में 0। अब 2 जाएगा भाग में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर में 0। अब 182 के ऐसे टुकड़े करने घटाने पे कितना आ जाए 1 आ जाए। तो 14 और 13 इसके टुकड़े, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर में 0। आगे वाली दोनों संख्या में x कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x प्लस 14, और पीछे वाली दोनों संख्या में 13 कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x प्लस 14 बराबर में 0। दोनों में कॉमन है x प्लस 14 और पीछे बचा x माइनस 13 बराबर में 0। अब यहाँ से x का मान मिलेगा माइनस का 14, जो कि है असंभव, क्योंकि दोनों जो पूर्णांक है वो धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ से x माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आया 13। x का मान 13 है तो x प्लस 1 का मान कितना आएगा 13 प्लस 1 बराबर में कितना आया 14। तो अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है 13 व 14 है। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 व 14 है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 19। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। एकदम आसान प्रश्न था, 4 नंबर में पूछा गया है। इसमें लसब लेंगे, लसब में 1 प्लस साइन थीटा भी आएगा और 1 माइनस साइन थीटा भी आएगा।
अब पहली संख्या में हर का भाग देंगे तो एक प्लस साइन से एक प्लस साइन कट जाएगा, भाग जाएगा एक माइनस साइन बार, तो एक माइनस साइन ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ आएगा एक प्लस साइन थीटा। अब बटे में इनका गुणा होगा सरसमीका से, ए प्लस बी ए माइनस बी, और बराबर में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर जो है माइनस का साइन प्लस का साइन कट गया, तो एक प्लस ए कितना हो जाएगा 2, नीचे गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 का 2 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, और 2 का 2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड। एकदम आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, इसका अथवा वाला प्रश्न लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा और साइन थीटा, हमें लाना है सेक थीटा। तो देखो आगे वाले दोनों पद है उसमें से कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो कॉस थीटा हमने ले लिया और कॉमन। पीछे बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और पीछे वाले पद में टेन को हम लिख लेते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और पास में है साइन थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो कॉस थीटा का कॉस थीटा गुणा में आएगा 1, प्लस साइन का साइन से गुणा होगा तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में है कॉस थीटा। कॉस का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा। अब हम लसब लेंगे, लसब में आएगा कॉस थीटा, और कॉस का कॉस से गुणा हो जाएगा तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 बटा कॉस थीटा। 1 बटा कॉस किसके बराबर होता है सेक थीटा के बराबर होता है। यही हमें लाना था राइट हैंड साइड। तो अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड। आगे बढ़ते हैं, लास्ट अंतिम प्रश्न है। अगला प्रश्न 20वें का पहला है माध्यक ज्ञात करना था, दूसरा है बहुलक ज्ञात करना था। तो पहला सवाल लेते हैं, इसको मैंने सारणी में ले लिया, वर्ग अंतराल बारंबारता, फिर हमें निकालनी पड़ेगी सी एफ कैसे निकालते हैं। पहली एफ है जो है वो सेम टू सेम लिखनी है, 22 का 22, 22 में 18 जोड़ना है, तो 22 और 8 30 और 10 40, 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60, 60 में 12 जोड़ेंगे तो 72, 72 में जोड़ेंगे 15, 5 और 2 7, 7 और 1 8 87, और 87 में 13 जोड़ेंगे तो 100। और ये जो 100 है ये हमारे सभी बारंबारता का योग होता है। n बराबर कितना आ गया 100। अब हमें निकालना होता है n बटा 2, 100 बटा 2 बराबर में 50। अब 50 के बराबर या उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो 50 के बराबर कोई सी एफ है नहीं, 50 से जस्ट बड़ी कौन सी है 60 वाली, 50 से जस्ट बड़ी सी एफ कौन सी है 60 है। तो ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 60 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल, जिसके संगत वर्ग अंतराल वो है 27 से 37, 27 से 37 है। अतः माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग वो है 27 से 37। अब हमें जो मान चाहिए वो देख लीजिए, ये जो निम्न सीमा है वर्ग अंतराल की ये एल का मान है, 20 जो है एफ का मान है, और 60 से जस्ट पहले वाली जो है सी एफ है। तो हम लिखेंगे एल बराबर कितना लिखेंगे 27, और एफ बराबर लिखेंगे 20, और सी एफ बराबर लिखेंगे 40, और एक सूत्र में होता है एच, एच मतलब अंतर कितने का चल रहा है 10 का चल रहा है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे माध्यक का, माध्यक एम बराबर फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटे में एफ गुणा एच। एल का मान है 27 प्लस एन बटा 2 कितना है 50, माइनस सी एफ का मान है 40,
बटे में एफ का मान है 20, गुणा किससे करना, एच से मतलब 10 से। तो 27 प्लस 50 में से 40 गए, कितना हो गया 10, बटे में है 20 गुणा 10। तो 27 प्लस 0 से 0 कट गया, 10 में 2 का भाग 5 बार, तो 27 और 5 कितने हो गए 32। एकदम आसान सवाल पूछा गया है, कोई भी कैलकुलेशन इसमें हार्ड नहीं है, तो ये हर बच्चा आराम से इसको कर सकता था। अंतिम प्रश्न लेते हैं बहुलक वाला। तो बहुलक को मैं यही सॉल्व कर देता हूँ पास में। बहुलक में क्या करते हैं, सबसे अधिक बारंबारता देखते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 17 है। तो ये F1 का मान है, F1 से पहले 0 आता है तो F0 16 हो गई, और 1 के बाद 2 आता है तो F2 कितनी होगी 12। अब F1 के संगत जो वर्ग अंतराल है वो उसमें निम्न सीमा जो है वो L का मान है। तो यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 17 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल 17 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल है 20 से 29 है। अतः बहुलक वर्ग जो है वो है 20 से 29, मतलब हमारा आंसर जो आएगा 20 से 29 के बीच में आएगा। इसलिए F1 का मान कितना है 17, F0 का मान है 16, F2 का मान है F0 का मान है 16, F2 का मान है 12 और L का मान है 20 और H का मान है 9 का अंतर चल रहा है। अब हमें ज्ञात करना है बहुलक। बहुलक को सामान्यतः Z से दर्शाते हैं। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। सब मान रख देते हैं इसमें। L का मान 20 प्लस F1 का मान है 17 माइनस F0 का मान है 16 बटे में 2F1 2 गुणा F1 का मान 17 माइनस F0, सॉरी यहाँ 0 है सूत्र में, F0 का मान कितना 16 माइनस F2 का मान है 12 और गुणा H कितना है 9 है। तो 20 प्लस 17 में से 16 गया 1, 17 का 2 से गुणा करेंगे 34 माइनस और 16 और 12 जुड़ के कितना हो गया 28 और गुणा कितना हो गया 9। तो 20 प्लस 1 बटा और 34 में से 28 घटा देते तो 14 में से 8 गए, कितना हो गए 6 ही बचेगा यहाँ पे और गुणा कितना 9। तो 20 प्लस ये 3 के पार्ट से कट रहे हैं, 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो ये आ गया 3/2। 3/2 का मतलब है 1.5, 20 प्लस 1.5, तो 20 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 21.5। तो ये हमारे बहुलक का फाइनल आंसर है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पूरा पेपर जो है लगभग मीडियम लेवल का है। कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे, 2-4 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन सारे आसान थे। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बाकी ये पेपर आराम से आप कर सकते हो। तो ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और दूसरे वीडियो के साथ में। धन्यवाद। और कमेंट में आपके नंबर कितने आ रहे हैं वो भी ज़रूर लिखें। धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.